फर्स्ट जो स्टेप होती है या फिर फर्स्ट जो उसका पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, देन क्या होता है ग्रोथ, देन मैच्योरिटी और आफ्टर डिक्लाइन। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या है 4 स्टेजेस है। सो इस कंसेप्ट को पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की कंसेप्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, दैट इज PLC। ओके, सो मीनिंग life cycle costing, that is product life cycle costing, is different from traditional cost accounting system which reports cost object profitability on calendar basis, whereas life cycle costing involves tracing costs and revenues of cost object over several calendar periods. So क्या है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग की कंसेप्ट? जनरली जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम है उस ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसको हम क्या कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट है उसको कैलेंडर बेसिस पे क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और एनुअली क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है जनरली ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। बट वेयर एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की जो कंसेप्ट है यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की जो कंसेप्ट है वो क्या है, इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्टिकुलर जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, प्रोसेस है, उसकी जो कॉस्ट है और उसका जो रेवेन्यू है वो क्या किया जाता है ट्रेस किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है ओवर सेवरल कैलेंडर पीरियड। यानी कि जो कैलेंडर पीरियड्स है जनरली ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये जो सर्विस उसकी जो लाइफ है वो लाइफ सामने रखकर एक कैलेंडर पीरियड तैयार किया जाता है और होल लाइफ का जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का और उसका जो रेवेन्यू है उसको क्या किया जाता है ट्रेस किया जाता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस उसको क्या किया जाता है फाइंड आउट किया जाता है। ये क्या है जनरली लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की कंसेप्ट है। यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो कॉस्ट डेटा है वो प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को जज किया जाता है। और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट का लाइफ है उस लाइफ को कंसिडर करके उसके जो स्टेजेस है यानी कि इंट्रोडक्शन की स्टेज, ग्रोथ की स्टेज, मैच्योरिटी की स्टेज और डिक्लाइन की स्टेज उसको सामने रखकर जो प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू को क्या किया जाता है ट्रेस आउट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। सो दस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज एन अप्रोच। ये क्या है, एक अप्रोच है यूज्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है, लॉन्ग टर्म पिक्चर का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन एंड द टाइम ऑफ डिक्लाइन, ये जो पीरियड है, ये जो स्टेजेस है उसमें 10, 20, 50 साल का भी पीरियड हो सकता है। सो इसको क्या कहा है, एक अप्रोच है जिसमें एक जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है। फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइफ साइकिल प्लानिंग एंड कॉस्ट डेटा टू क्लैरिफाई द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अल्टरनेटिव चूजन इन द डिजाइन, इंजीनियरिंग फेज एटसेट्रा। यानी कि जो भी लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस है उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उस स्टेज इफेक्टिवली है या नहीं, या फिर उस स्टेज का जो फीडबैक है उसके बारे में जो डेटा है वो डेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वे टू एनहांस द कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है एक मदद करती है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एंड मेजर कॉस्ट ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो ईच स्टेज है प्रोडक्ट की, उस स्टेज की जो कॉस्ट है उसको क्या किया जाता है ट्रेस आउट किया जाता है। सो देखो ये डेफिनेशन क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग tracks and accumulates cost and revenues attributable to each product
ओवर द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये एक सिंपल इसकी क्या है डेफिनेशन है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या किया जाता है, जो एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंटायर पीरियड का जो रेवेन्यू है और उसकी जो कॉस्ट है उसको क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, उसको एक्यूमुलेट किया जाता है कि जिसके बेसिस पर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ वो क्या हो सकती है, जज हो सकती है। अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट आर इनकर्ड फ्रॉम इट्स डिजाइन स्टेज थ्रू डेवलपमेंट टू मार्केट लॉन्च, प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड फाइनली टू इट्स इवेंचुअल विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। सो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये जो कॉस्ट है उसको जो एक्यूमुलेट किया जाता है वो कैसे एक्यूमुलेट किया जाता है, फ्रॉम इट्स डिजाइन स्टेज, यानी कि प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं सो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, उसकी जो डिजाइन है उसको क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो उस डिजाइन स्टेज से जनरली प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसकी जो सेल्स होती है यानी कि ग्रोथ होती है और फाइनली उसको क्या किया जाता है, विड्रॉल किया जाता है। इस 4 स्टेज की यानी कि इस स्टेजेस की जो कॉस्ट है उसको क्या किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है। तो ये जो स्टेजेस है उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो डेवलपमेंट स्टेज है यानी कि बिफोर डेवलपमेंट डिजाइन तैयार करना, बाद में डेवलपमेंट यानी कि प्रोडक्शन, बाद में उसका सेल और इवेंचुअली उसको क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली डिमांड कम होने के बाद उसको विड्रॉ किया जाता है। उस स्टेजेस की जो कॉस्ट है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है कि जिसके आधार पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है हर एक स्टेज की क्या हो सकती है, क्या होती है, वो कैलकुलेट होती है, उसको जज किया जाता है। ओके, सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स tracing of cost and revenues of a product over several calendar periods throughout its life. Okay, so पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थ्रूआउट जो लाइफ है प्रोडक्ट की उस हर एक स्टेज की यह कॉस्ट और रेवेन्यू को ट्रेस किया जाता है। आगे ऊपर हमने उसका डिस्कशन किया है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ट्रेसेस रिसर्च एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड कंपेयर विथ प्रोडक्ट रेवेन्यू, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है ये जनरली क्या होती है, एक मेजर कॉस्ट होती है। ये जो कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट कहते हैं उसको, यानी कि बिफोर गोइंग टू लॉन्च प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये क्या है, रिसर्च डिजाइन और डेवलपमेंट की क्या होती है, कॉस्ट होती है। जनरली ये कॉस्ट एक क्या है, कैपिटल लॉस है, उसको रेवेन्यू जनरेट होने के बाद ही क्या किया जाता है, इस कॉस्ट को रिकवर किया जाता है। सो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉस्ट, इस कॉस्ट की जो मैग्नीट्यूड है ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड कंपेयर्ड विद प्रोडक्ट रेवेन्यू, हर एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और उसका जो रेवेन्यू है उसमें इस कॉस्ट को कैसे रिकवर किया जा सकता है, इसके बारे में ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या देती है, कुछ जो इंडिकेशंस है वो इंडिकेशंस देती है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल possess different threats and opportunities that may require different strategic action. So, हर एक जो फेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की यानी कि फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन, उसमें कॉस्ट से रिलेटेड या फिर हर एक फेज में कुछ थ्रेड्स भी रहते हैं और कुछ क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी रहती है। यानी कि जब ग्रोथ की स्टेज चालू होते हैं जनरली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ग्रोथ स्टेज, जनरली क्या होते हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा होती है। ओके, देन जब मैच्योरिटी स्टेज की जो लास्ट स्टेज आते हैं यानी कि मैच्योरिटी से हम डिक्लाइन स्टेज की तरफ जाते हैं, तब जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बढ़ता जाता है। उस स्टेज में ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएट होते हैं, थ्रेड्स तैयार होते हैं। सो हर एक स्टेज में क्या है, जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है, स्ट्रेटेजिक जो प्लान है, स्ट्रेटेजिक के बारे में हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिस्कशन किया है। तो हर एक स्टेज में क्या करनी पड़ती है, डिफरेंट जो स्ट्रेटेजीज है उसको फॉलो करना पड़ता है और उस पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, डिपेंड होती है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल
may be extended by finding new users or by increasing the consumption of present users. So ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, जब प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो एक प्रोबेबल जो पीरियड होता है उसके लाइफ का 10-15 साल हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, सामने रखते हैं. लेकिन ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है. वो कैसे एक्सटेंड हो सकता है? जनरली जो न्यू यूजेस है, हर एक प्रोडक्ट के जो ट्रेडिशनल जो यूजेस है उसके अलावा, यानी कि अदर देन ट्रेडिशनल यूजेस, और कौन से यूजेस है उसको फाइंड करके उसको कस्टमर के सामने रखने के बाद रखकर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो सकता है. न्यू यूजर्स को अगर हम कैच कर सकते हैं तो भी ये लाइफ साइकिल क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है. और जो इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ प्रेजेंट यूजर्स, जो प्रेजेंट यूजर्स है उन प्रेजेंट यूजर्स का जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन अगर हम इंक्रीज कर सकते हैं तो ये जो लाइफ साइकिल है उसको क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है. ओके, सो इस 4 स्टेजेस में जो भी कॉस्ट इनकर होगी, जो भी रेवेन्यू मिलेगा और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी हर एक प्रोडक्ट की होगी उसके बारे में ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है. ओके, सो अब ये जो स्टेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. सो फर्स्ट, मार्केट रिसर्च. सो बिफोर गोइंग टू लॉन्च क्या किया जाता है, जो रिसर्च है मार्केट से रिलेटेड किया जाता है. मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं उसको पेश है या नहीं, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं. जो कस्टमर्स है उसकी नीड क्या है, कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट चाहिए, उसके बारे में जो रिसर्च होता है, उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको यहाँ मार्केट रिसर्च कहते हैं. तो वो उस वक्त कुछ कॉस्ट क्रिएट होती है. तो देखो, इट विल एस्टेब्लिश व्हाट प्रोडक्ट द कस्टमर वांट्स, कस्टमर को क्या चाहिए इसके बारे में इस मार्केट रिसर्च से क्या होता है, पता चलता है. हाउ मच ही प्रिपेयर्ड टू पे फॉर इट, जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को कितनी कीमत यानी कि प्राइस वो दे सकते हैं, उसके बारे में मार्केट रिसर्च में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है. एंड हाउ मच ही विल बाय, और किस क्वांटिटी में, किस मात्रा में इस प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे उसके बारे में इस मार्केट रिसर्च में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है. और उससे रिलेटेड क्या होती है, एक कॉस्ट क्रिएट होती है. एक रिसर्च टीम जो है वो रिसर्च टीम यहाँ तैयार करनी पड़ती है. और ये रिसर्च टीम मार्केट का ऑब्जर्वेशन करती है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जनरली कौन से प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, वो उस प्रोडक्ट को पे करने के लिए तैयार है और वो कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है उसके बारे में यह क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है. और उस पर जो एक्सपेंसेस होता है वो क्या है, एक इनिशियल एक्सपेंसेस है. लॉन्च करने के बाद रेवेन्यू जनरेट होने के बाद इसको रिकवर किया जाता है. यानी कि जनरली एक क्या है, एक इनिशियल एक्सपेंसेस, एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, यानी कि इसको कैपिटल लॉस माना जाता है. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट तक इसको कवर करने के लिए इसको कवर किया जाता है. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कवर होने के बाद ये मार्केट रिसर्च की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, रिकवर होती है. देन स्पेसिफिकेशन. अब मार्केट रिसर्च किया, अब प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, तैयार करना है. तो देखो, इट विल गिव डिटेल्स सच एज रिक्वायर्ड लाइफ. इसमें क्या होता है, इट विल गिव डिटेल्स सच एज रिक्वायर्ड लाइफ, मैक्सिमम परमिसिबल मेंटेनेंस कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. तो स्पेसिफिकेशन में कुछ जो पॉइंट्स है उसको क्लियर किया जाता है. उस प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको यहाँ क्लियर किया जाता है. यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में आने के बाद कितने साल तक वो ड्यूरेबल है, यानी कि कस्टमर को सर्विस देगा, इससे रिलेटेड ये रिक्वायर्ड लाइफ है. ओके, देन मैक्सिमम परमिसेबल मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट, प्रोडक्ट लॉन्च कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कस्टमर के हाथ में जाने के बाद उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, इसके बारे में इस स्पेसिफिकेशन में क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है. ये स्पेसिफिकेशन के थ्रू इसको क्लियर किया जाता है. ओके, देन डिजाइन. प्रॉपर ड्राइंग्स एंड प्रोसेस शेड्यूल्स आर टू बी डिफाइंड. अब स्पेसिफिकेशन हो गया, उसको
अब क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि प्रोडक्ट अब कैसा दिखेगा। तो इसमें ड्राइंग्स और जो प्रोसेस शेड्यूल है उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। कैसे वो मैन्युफैक्चर होगा इसके बारे में इस स्टेज में क्या होता है, डिस्कशन होता है। इसकी यहाँ कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है। देन प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर, नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर। ये प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर क्या है, देखो, फ्रॉम द ड्रॉइंग्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर। अब तो डिजाइन तैयार हो गया, प्रोसेस तैयार हो गई, अब क्या किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। एक जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, कम होती है, उसको जनरली क्या कहा जाता है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है, जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाना है उसको टेस्टिंग पर्पज के लिए पहले तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। सो दीज प्रोटोटाइप्स विल बी यूज्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट। और उस प्रोटोटाइप को क्या किया जाता है, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट तैयार करके जो कंपनी के जो वर्कर्स वगैरह है, मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है, वो ये प्रोटोटाइप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जिससे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, प्रोडक्ट सर्विस क्या देती है, प्रोडक्ट काम क्या करता है, कैसे काम करता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके बारे में इस प्रोटोटाइप से क्या होता है, पता चलता है कि उसके बाद प्रोडक्ट क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड चेंजिंग टू मीट रिक्वायरमेंट्स आफ्टर द इनिशियल रन। सो ये प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद उसको यूज होता है, उसका टेस्ट होता है, और उसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं उसमें तो उसके बारे में इस डेवलपमेंट स्टेज में क्या क्या होता है, डिस्कशन होता है। दिस पीरियड ऑफ टेस्टिंग एंड चेंजिंग इज डेवलपमेंट। सो टेस्ट होता है और प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। व्हेन अ प्रोडक्ट इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, it rarely meets the requirement of the specification and change have to be made until it meets the requirement. So product अब तैयार हो गया, अब जो फाइनल उसकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस पर्पज के लिए वो प्रोडक्ट तैयार किया है वो पर्पज अचीव होता है या नहीं, उसके बारे में यहाँ क्या होता है, टेस्टिंग होता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, तैयार किया। सो क्या है, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद इट रेयरली मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। जो भी स्पेसिफिकेशन हमने डिस्कस किए हैं, जो भी उसके स्पेसिफिकेशन डिसाइड किए हैं, उस स्पेसिफिकेशन से मैच होने वाला प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, ऐसी कुछ गारंटी नहीं। उसमें कुछ जो कमियां हैं वो भी उस प्रोडक्ट में हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ क्या होता है, डिस्कशन होता है, या फिर उसके बारे में यहाँ क्या होता है, डेवलपमेंट में टेस्टिंग होता है। यानी कि यह प्रोडक्ट तैयार होता है लेकिन मार्केट में लॉन्च नहीं होता। देन टूलिंग ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मीन बिल्डिंग अ प्रोडक्शन लाइन। तो इसमें क्या है, अब ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को अब क्या हो गया, डेवलप किया, अब उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक जो प्रोडक्शन लाइन है, वो प्रोडक्शन लाइन को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। नेसेसरी जो टूल्स है, बाइंग द नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायरिंग वेरी लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो उस प्रोडक्ट को अब मैन्युफैक्चर करने से पहले जो प्रोडक्शन लाइन है, यानी कि एक फैक्ट्री जो है उसका सेटअप तैयार करना पड़ता है, जो नेसेसरी टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, उसको यहाँ क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। ये भी कॉस्ट पहले बियर करनी पड़ती है। और देन क्या है, मैन्युफैक्चर। तो अब ये सब होने के बाद, प्रोडक्शन लाइन तैयार होने के बाद जो अगली स्टेज है वो क्या होती है, मैन्युफैक्चर की स्टेज होती है। तो द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, द यूज ऑफ लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मेक द प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्शन लाइन तैयार होने के बाद अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को शुरुआत होती है। तो उसमें क्या है, जो रॉ मटेरियल है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उसको क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। देन जो लेबर्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस है उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो यहां से क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चालू हो गई। यानी कि बिफोर द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से पहले के जो स्टेजेस है, अब देखो ये स्टेजेस क्या है, पहले मार्केट रिसर्च, उसका एक्सपेंसेस, उसकी कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन, देन डिजाइन, देन प्रोटोटाइप, देन डेवलपमेंट, देन टूलिंग, ये जो सब एक्सपेंसेस है ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस रहते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या प्रोसेस चालू होती है, सेलिंग की। इस सेलिंग की प्रोसेस में क्या है, जनरली जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको प्रमोट किया जाता है।
अब तो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, एक जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है उस स्पेसिफिक क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग वगैरह जो कुछ जो स्टेप्स है वो लेनी पड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेलिंग कहा जाता है। यानी कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट जानना, कस्टमर को मालूम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसके ये क्या है, यूजेस है, इसके बारे में कस्टमर के सामने जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने से रिलेटेड ये सेलिंग की एक्टिविटी है। यानी कि यहां से ये सेलिंग का एक्सपेंसेस शुरू होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अब प्रमोशन हो गया, डिमांड आती है, कस्टमर्स के ऑर्डर्स आते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कस्टमर को सपोर्ट देना पड़ता है, जो सर्विस वगैरह कॉस्ट है उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन, म्हणजे ये जो सर्विस है इसे कस्टमर को देनी पड़ती है। तो यहां से कॉस्ट भी क्रिएट होती है, सेलिंग की कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट होती है, एज वेल एज यहाँ क्या होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और ये जो स्टेजेस है यानी कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट सफर, जनरली प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद, मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये कॉस्ट भी क्रिएट होती है, एज वेल एज यहाँ से रेवेन्यू भी क्या होता जाता है, जनरेट होता जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रेवेन्यू क्या होता है, जनरेट होता है। तो उस स्टेज तक क्या है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, वो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा जल्दी क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। और देन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस प्रॉफिटेबिलिटी को हर एक स्टेज में क्या किया जाता है, जज किया जाता है। और देन डीकमीशनिंग, व्हेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कम्स टू एंड, यानी कि अब डिक्लाइन स्टेज में जाता है, यानी कि मैच्योरिटी कवर होने के बाद ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डीकमीशनिंग कहते हैं। तो क्या है, व्हेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कम्स टू एन एंड, द प्लांट यूज्ड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड और स्क्रैप्ड। अब प्रोडक्ट की डिक्लाइन, यानी कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड अब क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्रैप होता है, या फिर उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दूसरे प्रोडक्शन के पर्पज के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हर एक स्टेज की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या की जाती है, कंसिडर की जाती है। सो अब देखेंगे जो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्यों फॉलो की जाती है, यूज की जाती है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम डू नॉट अटेम्प्ट टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में प्रोडक्ट का जो एंटायर लाइफ है, उस एंटायर लाइफ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम मेजर नहीं करता, डिस्क्लोज नहीं करता। तो थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ही एंटायर लाइफ की जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होती है, क्लियर होती है। देन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंपेयर्स द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। दिस हैज मेनी बेनिफिट्स। सो हर एक जो स्टेज है प्रोडक्ट की, उस स्टेज की जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है उसका जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से क्या होता है, पॉसिबल होता है, जिससे नंबर ऑफ बेनिफिट्स मैनेजमेंट को मिलते हैं। यानी कि जो स्ट्रेटेजीज तैयार करने हैं, हर एक स्टेज में एक्सपेंसेस कितने हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है, उसके बारे में ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक जो पिक्चर है वो पिक्चर मैनेजमेंट के सामने क्या होता है, रखता है, कि जिसके आधार पर मैनेजमेंट जो नंबर ऑफ डिसीजंस है वो नंबर ऑफ डिसीजंस ले सकती है। देन वो बेनिफिट्स कौन से है, द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी असेस्ड बिफोर मेजर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैरिड आउट एंड कॉस्ट इनकम। सो जो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, पोटेंशियल जो है उस प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से, उसको डेवलपमेंट से पहले यानी कि लॉन्च करने से पहले इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से हम जज कर सकते हैं। ओके, नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स कैन बी अबैंडन एट द अर्ली स्टेज बिफोर कॉस्ट आर कमिटेड। अगर कुछ प्रोडक्ट नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज है वहां से ही ये प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, बैक ले सकते हैं। क्यों, अगर
उस प्रोडक्ट से लॉस होने की संभावना अगर ज़्यादा है, ये क्लियर होता है। इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को अगर हम टेक्निकली यूज करते हैं, उसके जो टेक्निक्स है उसको अगर हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट लॉस में जाएगा, इसके बारे में ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पिक्चर क्लियर करता है। देन टेक्निक्स कैन बी यूज्ड रिड्यूस कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। सो हर एक स्टेज में क्या कॉस्ट आ सकती है उसके बारे में ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग गाइडेंस देता है। तो जो टेक्निक्स है कॉस्ट रिड्यूस के, उसको भी इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के टेक्निक से उसके टेक्निक्स कॉस्ट रिडक्शन के जो टेक्निक्स है वो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए, इसके बारे में ये कॉस्टिंग गाइडेंस देता है। देन जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है कैन बी डिटरमाइंड बिफोर द प्रोडक्ट एंटर्स प्रोडक्शन। जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, प्राइस हर एक प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड ये क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है। ओके, सो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी है, इसके बारे में आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे। दिस में लीड टू बेटर कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट। सो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज से हम जो मार्केटिंग फंक्शन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उसके बारे में हम उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में ये दोनों कॉस्ट ऐड करके ही प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को प्राइस तैयार की जाती है। यानी कि वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे मार्केटिंग कॉस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। ओके, अटेंशन कैन बी फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज टू गेट द प्रोडक्ट टू मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल। सो अब देखा हमने कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये इनिशियल स्टेज है। ये स्टेज जितनी लंबी उतनी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा पे करनी पड़ती है। और मार्केट में प्रोडक्ट क्विकली अगर आपको लॉन्च करना है, कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अपने अपने लेवल पर क्या करती है, प्रयास करती रहती है। तो आपका प्रोडक्ट पहले अगर मार्केट में आना है तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फेज है वो कम होनी चाहिए और उसमें जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। उस पर कैसे फोकस किया जा सकता है, इसके बारे में ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करती है, गाइडेंस देती है। बाय मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स अगेंस्ट प्लान्स, लेसन्स कैन बी लर्न टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट। सो जो करंट प्रोडक्ट है उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सामने रखकर जो प्रोडक्ट इन फ्यूचर लॉन्च होने वाले हैं, तो उस प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करना है तो जो करंट प्रोडक्ट है उससे भी इम्प्रूव प्रोडक्ट वो होना चाहिए। तो इसके बारे में ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक जो पिक्चर है वो मैनेजमेंट को क्या करता है, देता है। यानी कि करंट प्रोडक्ट उसमें कुछ कमियां है तो आगे आने वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक जो लेसन है इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्या होता है, बिजनेस को मिलता है। देन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी ऑल्सो असिस्ट मैनेजमेंट with decisions with so pricing, then performance management and decision making. So pricing decision क्या है, देखो a product moves from one stage in its life to next, a change in pricing strategy might be necessary to maintain market share. So एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में ये प्रोडक्ट क्या करता है, एंट्री करता है, तो उसमें जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है उसको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। क्यों, जो मार्केट शेयर है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। सो देखो फॉर एग्जांपल प्राइसेस माइट बी रिड्यूस्ड एज प्रोडक्ट एंटर इन मैच्योरिटी फेज। यानी कि मैच्योरिटी फेज में अगर प्रोडक्ट जाता है तो प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ग्रोथ स्टेज में डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डिमांड को एनकैश करने के लिए प्रोडक्ट जो है कस्टमर में पॉपुलर होता है तो हर एक कीमत पर वो प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जब ये मैच्योरिटी स्टेज पर आता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसका जो सेल्स रेवेन्यू वगैरह है वो क्या होता है, कम होता है। तो उसको उस टाइम प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो हर एक स्टेज में प्राइस कितनी होनी चाहिए इसके बारे में क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो उस पर्टिकुलर स्टेज का जो डेटा है उसके आधार पर ये प्राइसिंग के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ओके, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। As a product moves from one stage of its life cycle to another, its financial performance will change.
सो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है यानी कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल रेज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो प्रोडक्ट लाइन है उस प्रोडक्ट लाइन को तैयार किया है, मार्केट रिसर्च पर जो एक्सपेंसेस है वो पे किए गए हैं, तो उसको उस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस माना जाता है, कॉस्ट माना जाता है, टोटल कॉस्ट। तो जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो हर एक स्टेज में क्या होता है, बदलता रहता है। यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में ज्यादा एक्सपेक्टेड फिनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं होता। जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, एक अच्छा फिनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ स्टेज में रहता है। तो इसके बारे में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही क्या होता है, पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड that an improvement or decline in performance could be linked to change in life cycle and should therefore be expected। यानी कि परफॉर्मेंस का रिलेशन किससे है, जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस है उस स्टेजेस से उस परफॉर्मेंस को क्या किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। यानी कि मैनेजमेंट को समझता है कि परफॉर्मेंस अच्छा किस स्टेज में होगा, तो वो स्टेज कितनी ज्यादा पीरियड की होनी चाहिए उसके बारे में मैनेजमेंट क्या करती है, प्रयास करती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रोथ स्टेज है वो एक्सटेंड करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ जो एक्शन प्लान्स है वो एक्शन प्लान्स तैयार कर सकती है। ओके, देन डिसीजन मेकिंग। इन एडिशन टू हेल्पिंग मैनेजमेंट with decisions on pricing and understanding of life cycle costing can also help with decision about making new investment in the product or withdrawing a product from the market। यानी कि अगर प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल की स्टेज बढ़ती है, हमने ऊपर देखा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो एक्सटेंड करने से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो डिसीजंस ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू, यानी कि जो डेटा है उस डेटा के थ्रू क्या कर सकती है, ये जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ले सकती है। जनरली जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो ये दो स्ट्रेटेजी कौन सी है, एक पहली स्ट्रेटेजी है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी ये क्या स्ट्रेटेजी है ये समझो। जनरली ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी इज चूजन, द एम शुड बी सेल द प्रोडक्ट एट लो प्राइस in order to obtain a large share of the market as quickly as possible। So ये मार्केट पेनिट्रेशन को समझो। जनरली इसमें क्या है, जो प्राइस है वो क्या होती है, कम होती है। मार्केट पेनिट्रेशन में प्राइस क्या होती है, कम होती है। यानी कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन आपके प्रोडक्ट के लिए अगर कंपटीशन ज्यादा है, आपके प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन ज्यादा है, तो जनरली ये जो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है, प्राइसिंग की जो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है वो क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। ये क्या होता है, थ्रू दिस स्ट्रेटेजी लार्ज शेयर ऑफ मार्केट क्विकली ऑब्टेन हो सकता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट का जो शेयर है ड्यू टू लो प्राइस, उसको क्या हो, वो लार्ज शेयर जो है वो कैच हो सकता है। सो दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज देयरफॉर बेस्ड ऑन लो प्राइस एंड हाई वॉल्यूम्स। तो इस स्ट्रेटेजी से क्या है, प्राइसेस प्रोडक्ट के कम होते हैं और जो सेल आउट होता है वो क्या होता है, हाई वॉल्यूम में होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो सेल आउट होते हैं वो क्वांटिटी ज्यादा रहती है, उसकी प्राइस कम रहती है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो क्या होता है, ज्यादा जनरेट होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हम इनिशियल स्टेज में, यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यानी कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उसको अगर रिकवर करना है और कंपटीशन भी अगर ज्यादा है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। अगर प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश होता है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को ये जो प्रोडक्ट है नेसेसिटी होती है, कस्टमर की ये नेसेसिटी बनती है, ऑटोमेटिक उसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अगर कंपटीशन है तो क्वांटिटी ज्यादा बेचकर प्राइस कम रखकर रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। एक स्ट्रेटेजी प्राइसिंग की मैनेजमेंट के सामने अवेलेबल होती है। जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो क्या है, स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या है, द एम इज टू सेल एट हाई प्राइस
इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या किया जाता है, उसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्या होती है, हाई होती है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है पर यूनिट का इस स्ट्रेटेजी से ज्यादा होता है। तो ये स्ट्रेटेजी कब जनरली फॉलो की जाती है, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, अगर कंपटीशन कम है या फिर कंपटीशन नहीं है, यानी कि आपका ही प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या है, नया है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अदर कोई प्रोडक्ट अगर नहीं, तो ये क्या है, स्कीमिंग स्ट्रेटेजी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यानी कि इस स्ट्रेटेजी में जो प्राइसेस है वो क्या होती है, हाई होती है, कि जिससे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, बाकी की जो एक्सपेंसेस है वो कवर करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से बिजनेस को क्या होता है, मिलता है। यानी कि प्रोडक्ट नया है तो जो एक्सपेंसेस किए हैं बिफोर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, वो झट से इस स्ट्रेटेजी से मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो देखो, सेल्स वॉल्यूम विल बी लो, इसमें क्या है, क्वांटिटी है जो सेल्स की उसकी क्या होती है, लो होती है, एंड द प्रोडक्ट विल बी परचेस्ड ओनली बाय कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे हाई प्राइस टू ऑब्टेन अ यूनिक आइटम। सो प्राइस क्या है, ज्यादा होती है, वॉल्यूम लो होता है, तो जनरली इस प्रोडक्ट को परचेस कौन करता है, जनरली जिसकी कैपेसिटी है, कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे हाई प्राइस, जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी इच्छा है हाई प्राइस पेड करने के एंगल से, हाई प्राइस पेड करने के लिए अगर कस्टमर तैयार है, वही कस्टमर उसको क्या करता है, पे करता है। और जनरली जो प्रोडक्ट होते हैं क्या होते हैं, यूनिक आइटम होते हैं, नए मार्केट में होते हैं। अगर नई कंपनी कुछ आती है, नया प्रोडक्ट आता है, तो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जिसको हाई प्राइस पे करने में इंटरेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो कस्टमर इस प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेस करता है। लेकिन ग्रेजुअली द सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड, और बाद में जो उसकी प्राइस है वो क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। कम क्यों करनी पड़ती है, अगर मास बेस उस प्रोडक्ट को चाहिए तो उसकी जो कीमत है वो कम करनी पड़ती है। तो ये दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, अवेलेबल होती है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। एक है पेनिट्रेशन, जिसमें प्राइस कम होती है, और दूसरी क्या है, स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें प्राइस क्या होती है, हाई होती है। तो मार्केट कंडीशन देखकर ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है वो क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। तो इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से क्या है, जनरली जो कॉस्ट डेटा है हर एक स्टेज का मैनेजमेंट को अवेलेबल होता है, और वो कॉस्ट डेटा सामने रखकर रेवेन्यू कितना जनरेट करना चाहिए, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये पेनिट्रेशन और ये स्कीमिंग की स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग की ये जो दो स्ट्रैटेजी है, उसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में मैनेजमेंट क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। ओके, तो ये क्या है, प्रोडक्ट लाइफ